आप सुन रहे हैं हेमंदा की कहानियाँ। नैनीताल तो नैनीताल ही हुआ श्रृंखला के अंतर्गत आज की कहानी है ये नास्य पितरो याता। नैनीताल हेयर ड्रेसर की 3 कुर्सियों में से एक में मैं बैठा हुआ और शफीक भाई मेरी दाढ़ी को शेविंग क्रीम से मुलायम करते हुए, ब्रश इधर से उधर और उधर से इधर ऐसे जा आ रहा है जैसे बरसों के अनुभव की इबारत लिखी जा रही हो। नैनीताल में खेल, कला, संस्कृति, मेले, त्योहारों और अपनेपन की बातों का सिलसिला चल पड़ा है। ऐसा नहीं है कि ये बातें आज पहली बार हो रही हैं। पिछले कई दशकों से जैसी जैसी उम्र रही है उसी के अनुरूप और अनुकूल बातें चलती ही रही हैं। जैसे जब 10, 12, 14 के रहे होंगे तो स्कूल की पढ़ाई की बातें, चिल्ड्रंस फुटबॉल टूर्नामेंट की बातें, 15, 20 के रहे होंगे तो नैनीताल में कब, कहाँ, किस फिल्म की शूटिंग हुई और कौन कौन हीरो हीरोइन यहाँ पर आए। 25, 30 के रहे होंगे तो घर के बाहर यानी नौकरी में, परदेश में रहने पर बरते जाने वाले एहतियात, उसके बाद बच्चों के लालन पालन, घरेलू जिम्मेदारियां और अब जब 50 पार हो चुके हैं तो अपनेपन की बातें, जीवन मूल्यों की बातें, उन बुजुर्गों की बातें जो आज हमारे बीच नहीं हैं, रामलीला के वयोवृद्ध और दिवंगत कलाकारों का जिक्र, ट्रेड्स कप हॉकी के आकर्षण की बातें, तबले वाले गुसाई माँ साहब, पोस्टर वाले अवस्थी सर, यानी बातों का अंतहीन सिलसिला। नैनीताल से बाहर यदि बाल कटवाएं, शेव करवाएं तो अधूरा अधूरा लगता है, क्योंकि इन सभी बातों को सुनने सुनाने के आदी जो हुए हम लोग। मेरे बगल वाली कुर्सी में एक 12-13 साल का लड़का बैठ गया है। आते ही कह रहा है फेशियल करवाना है, सबसे महंगा और बढ़िया वाला। मैं बगल की ओर झांकता हूँ। बच्चा अजनबी लगता है। उसे इकबाल अटेंड कर रहा है। इकबाल यानी शफीक भाई का भतीजा और वाहिद चाचा का बेटा। इकबाल मुझसे कहने लगा है, भाई साहब बड़े गजब का हुनर है इस बच्चे के हाथ में। इस उम्र में ही टाइलों का काम करने लगा है। 10-15 हज़ार रुपये महीने कमाता है ये। मैं बीच में ही बोल पड़ा, क्यों बेटे, कहाँ के हो? गदरपुर का। तो यहाँ घूमने आया हूँ। किसके साथ? अकेले ही टूरिस्ट होटल में रह रहा हूँ। इकबाल से फिर कहने लगा है, सुनियो, सबसे बढ़िया वाला फेशियल करियो जिससे दाढ़ी जल्दी उगाए, हमको दाढ़ी का बड़ा शौक है। इकबाल मुस्करा कर बोलता है, अच्छा जनाब। और सुनियो, जब भी आगे नैनीताल को आऊँगा यहाँ इसी दुकान पर आऊँगा, पक्का ग्राहक समझियो मुझे। इकबाल मुस्कराते हुए मुझसे पहाड़ी में कहता है, भाई साहब देखी प्लेन से खाओ। हम सभी खिलखिलाकर हंसने लगे। इकबाल उसका फेशियल करने लगा है और मैं न जाने क्यों शफीक भाई से कहने लगा हूँ, भाई साहब अच्छा बाल भी काट दीजिए। मैं इकबाल से कह रहा हूँ, इकबाल तुम्हारी दुकान से इसका भी रिश्ता बन गया है। जी भाई साहब। इकबाल जहाँ भी जाओ नैनीताल की और बातों के साथ तुम्हारी दुकान का भी कोई न कोई जिक्र आ ही जाता है। तुम्हारी दुकान से गजब का रिश्ता हुआ यार सभी का। हाल ही में गंगा संरक्षण अभियान स्पर्श गंगा कार्यक्रम का संचालन करने गया था देहरादून। कार्यक्रम से पहले दाढ़ी बनवाने एक सैलून में बैठे थे कि नैनीताल के योगेश पंत जी, जो अब वहीं अधिकारी हैं, अचानक बोले, हेमंत, जब नैनीताल में हम बाल कटवाते थे तो दुकान में धर्मेंद्र और वाहिद भाई की फोटो टकी रहती थी और उसके नीचे लिखा होता था, हम दोनों एक साथ बोले, वाहिद भाई विद धर्मेंद्र। ये तो आप लोगों की मोहब्बत है भाई साहब।
इकबाल ने बड़ी दार्शनिक मुद्रा में कहा। शफीक भाई बोले, बरसों का रिश्ता हुआ सर। मुझे तो ये भी याद है कि जब आपके पिताजी पहली बार आपके बाल कटवाने लाए थे ना आपको, कितना रोए थे आप। जबकि आपके चाचा का बेटा आपसे छोटा हुआ बाल कटवा रहा था चुपचाप बैठकर। आप थे कि रोए ही जा रहे थे। हाँ भाई साहब, कुर्सी के हाथों में तख्ती डालकर उसमें बिठाया था आपने, और मुझे छुपाने के लिए आपके बड़े भाई साहब सईद भाई ने कहा था किसके जैसे बाल बनाने हैं। उन्होंने सोचा मैं किसी हीरो का नाम लूँगा, लेकिन मैंने आपकी ओर इशारा करके कहा था इनके जैसे। उन दिनों आप एकदम हीरो जैसे लगने वाले हुए। अपनी तारीफ सुनकर शफीक भाई थोड़ा शर्मा गए, क्योंकि अब तो न उनके सिर पर उतने बाल रहे और मेरे बाल तो उस बच्चे का फेशियल हो चुका है। जेब से 500 रुपये का नोट निकाल लिया है। इकबाल कह रहा है, बेटा टूटे दो। 100 रुपये का नोट निकाल रहा है। इकबाल फिर बोल रहा है, अरे टूटे 50 रुपये दे दो यार। बच्चा कह रहा है, फेशियल तो 80 रुपये का होता है। इकबाल कह रहा है, ना मैंने 50 वाला ही किया है। बच्चा कह रहा है, 100 रुपये रख लो, 30 और देता हूँ, एक बार और कर दो। अरे बच्चों का तो 50 वाले से ही अच्छा हो जाता है। तुम्हारा चेहरा तो इसी में दमक रहा है। 80 वाला और कर दो ना। अच्छा चलो, 80 वाला अगली बार कर देंगे। बच्चा 50 रुपये देकर चला गया है। इकबाल बोला, देखो भाई साहब, बच्चा है, जबरदस्ती रुपया फूक रहा है। हमारा काम तो है सही राय देना। माँ है नहीं इसकी, रुपया कमाता है, फूकने यहाँ चला आता है। हर 15-20 दिनों में ऐसे ही रुपया फूकता रहा तो कब तक चलेगा रुपया भी। मैंने जानबूझकर कम रुपए वाला फेशियल कर दिया। मैंने इकबाल को सम्मान की नज़रों से देखा और कहा, इकबाल, तुम्हें देखकर तुम्हारे पिताजी की याद आ गई है। क्यों भाई साहब? जब स्टूडेंट लाइफ में हम उनसे कहते थे कि कलमें कान के नीचे तक रख दो तो डांट देते थे। कहते थे स्टूडेंट्स की कलमें यहाँ तक नहीं रखी जाती। एक बार तो बचपन में बाल कटवाते कटवाते अचानक याद आई कि पैसे तो घर ही भूल गया था। मेरी बेचैनी को सामने शीशे में पड़ते हुए उन्होंने पूछा था, क्या हुआ, तबीयत तो खराब नहीं है बेटा? मैंने डरते हुए कहा था, ना मैं पैसे घर ही भूल आया हूँ। बीच की बाजार में हमारे गांव वालों की दुकान है, वहाँ से पैसे मांग कर लाता हूँ। आपके पिताजी ने मुझे डांट लगाई, कल ले आना। अब तुम वहाँ जाओगे, कहोगे पैसे घर भूल आया हूँ, न जाने क्या सोचें। समझेंगे कि पैसा खा गया है बच्चा। सुनो बेटा, तुम्हारे पिताजी का कितना अच्छा नाम है, उनकी मुफ्त में बदनामी होगी, ऐसा नहीं करते हैं। अरे हम भी तो तुम्हारे चाचा ही हैं। कल ले आना, एक ही बात है। ऐसी गार्जियनशिप निभाते थे वो। यही तो खास बात है अपने नैनीताल की। यहाँ का हर बच्चा अपने से बड़ों की कद्र करता है और हर बड़ा हर बच्चे को अपना बच्चा समझता है। शफीक भाई बोले, बिल्कुल ठीक कहा भाई साहब आपने। जब हम CRST इंटर कॉलेज में पढ़ते थे तो CRST कॉलेज के हॉल के नीचे बायोलॉजी लैब हुआ। हॉल में लकड़ी का फर्श हुआ जिसमें एक झिर्री हुई जो बायो लैब में खुलने वाली हुई। एक बार खेलते खेलते राकेश दुआ जी ने झिर्री में से एक कागज का गुल्ला नीचे डाल दिया। नीचे लैब में असिस्टेंट खिमदा कोई काम कर रहे थे। गुस्से में हॉल में आए और राकेश दुआ सहित कई बच्चों को सजा दे डाली। राकेश दुआ तो बहुत बड़े घर के हुए। उनके पिताजी श्री KL दुआ जी हवा महल कार्यक्रम में रेडियो में नाटक करते थे। बहुत ही सजे संवरे अनुशासित व्यक्ति हुए। अब बच्चों ने कहा कि राकेश के पिताजी दुआ जी से शिकायत करेंगे
तो वो खिमदा की डांट लगाएंगे। बच्चे शिकायत करने गए भी, लेकिन पता चला कि श्री के.एल. दुवाजी ने खिमदा की पीठ ठोकी और कहा कि बहुत अच्छा किया आपने, स्कूल में सभी बच्चे बराबर होते हैं। अनुशासन रखने के लिए उन्होंने खिमदा को बधाई दी, शाबाशी दी। तभी तो राकेश जी में भी वो गुण दिखते हैं भाई साहब, इकबाल बोला। तुम भी बिल्कुल अपने बुजुर्गों की परंपरा में चल रहे हो इकबाल, मैंने इकबाल से कहा तो वो भावुक होकर बोला, देखिए भाई साहब, जिस रास्ते में हमारे बाप दादा चले, यदि हम भी उसी रास्ते में चलेंगे तो बरकत होगी। मैं अवाक होकर इकबाल का मुंह ताकने लगा। मुझे पुराणों की वाणी याद आने लगी, ये नास्य पितरो याता येन याता पितामहा तेन यायात सतांग मार्गं तेन गच्छन ऋष्यति। अर्थात जिस मार्ग से मेरे पितामह गए, यदि मैं भी उसी उचित मार्ग का अनुसरण करूंगा तो मुझे मेरा अभीष्ट प्राप्त होगा। मैं सैलून से बाहर की ओर आ रहा था। अपने नैनीताल की प्रशंसा मेरे मन में चल रही थी और मैं कह रहा था, नैनीताल तो नैनीताल ही हुआ।